अहम खबर शामिल करेंगे। मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश्त की जा रही है। क्या इमरान खान के खदशात दुरुस्त हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। अगर आइंदा आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। फवाद चौधरी ने भी टेक्नोक्रेट हुकूमत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है और शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी, ऐसा कहा गया है फवाद चौधरी की जानिब से। और इमरान खान ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया है। सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार मोहम्मद उस्मान साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब। फवाद अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ आपसे करूंगी। मलिक साहब, क्या कहेंगे? ये सिर्फ जो खबर दी गई है या फिर वाकई ऐसे खदशात मौजूद हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासत जिस बंद गली में जा रही है उसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप पिछले कई रोज से जो सियासतदानों की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सामने रखें तो उससे आपको अंदाजा होता है कि ये कहा जा रहा है कि मुल्क के हालात उस तरफ जा रहे हैं जहाँ कोई इमरजेंसी लग सकती है या कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे सकती है जिससे जमहूरियत के साथ ही लिपेट दी जाए। बुनियादी तौर पर ये आवाज़ें इसलिए उठ रही हैं कि सियासतदान अपने मसाइल मिल बैठकर हल करने की अपोजिशन में नहीं रहे और पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि किसी सूरत की कोई बातचीत का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। सदर आरिफ अलवी ने जो कोशिश शुरू की थी वो भी नतीजा खेर साबित न हो सकी। इमरान खान साहब किसी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने को तैयार नजर नहीं आते। ना वो कौमी असम्बली के अंदर वापस जाना चाहते हैं, ना वो पंजाब असम्बली और KP की असम्बली की तहलील के फैसले से पीछे हटना चाहते हैं। इन हालात में सियासत में इस कदर जो है वो कशीदगी बहरहाल मुल्क को किसी नए निज़ाम की तरफ ले जा सकती है। इमरान खान साहब का खदशा दुरुस्त हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब खुद जानते हैं कि आज अगर इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर जा रहे हैं तो कल इंतखाबात के अंदर उनके मुखालफिन PDM की इत्तेहादी जमातें जो हैं, क्या वो असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला नहीं करेंगी? क्या वो असम्बलियों से बाहर जाने के ऐलानात नहीं करेंगी? जब सियासतदान अपने मामलात को सियासी अंदाज में हल नहीं कर पाते तो फिर कोई एडवेंचर होता है या फिर कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने की बातें होती हैं, फिर मुल्क में इमरजेंसी लगाने की बातें होती हैं। बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर और मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाली जा सकती है कि ये दोनों हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की मसाइल पर मिल बैठकर कोई राह निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसलिए बाज संजीदा हल्के इस पे गौर भी कर रहे हैं, तजावीज़ भी दी जाती हैं और ये अब खुलम खुला ये बात कही जाने लगी है कि मौजूदा सियासी जो बहरान है इसका वाहिद रास्ता ये है कि अपोजिशन को और हुकूमत को दोनों से जान छुड़ाकर किसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए ताकि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है और मुल्क की जो सियासी बहरान है इससे निकल के मुल्क को बेहतर किया जा सके। और ये बहरान अब हर रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। तो इमरान खान साहब को खुद पता है कि वो खुद इस बहरान को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए कि वो अपनी पॉपुलैरिटी से पीछे नहीं हटना चाहते। वो अपनी जो पॉपुलैरिटी उन्हें मिली है उस ग्राफ को वो समझते हैं मेंटेन रखने का वाहिद जरिया ये है कि वो हुकूमत के खिलाफ चढ़ाई जारी रखें, असम्बलियाँ तोड़ने की बात करें, असम्बलियों से निकल जाएं। मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान पैदा होगा तो उसको उन्हें सियासी तौर पर फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क जिस मुआशी सूरत हाल से दो चार है, इन हालात में अगर मुल्क के अंदर कोई मुआशी इमरजेंसी नहीं लगती तो मुल्क के मामलात चलाना संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फवाद अहमद भी साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप कहेगा जो ये खबरें सामने आ रही हैं, सहाफ़ियों से आज बड़ी तवील गुफ्तगू की है और इन्हीं खदशात का इजहार किया है कि टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जा सकता है ये मामलात। तो ये मामलात इस नहज तक पहुँचे क्यों हैं सर? ग्राउंड रियलिटीज़ भी बताइएगा। जी उस्मान साहब, उस्मान साहब से कांटेक्ट करेंगे। फवाद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो यही सवाल आपसे। जी फवाद, कैन यू हेयर मी? अच्छा मलिक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। अच्छा मलिक साहब, यही जो बात हो रही है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं और अगर ये टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ वाकई मामला चले जाते हैं तो इसका एट द एंड फायदा किसको होगा? देखिए, मैं समझता हूँ फायदा अवाम का हो सकता है क्योंकि अब इस वक्त जो सियासी बेचैनी या सियासी अफरा तफरी है उसका नुकसान बहरहाल अवाम ही भुगत रहे हैं।
अगर मुल्क के अंदर ये सियासी बहरान जारी रहता है, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, तो आम आदमी की मुश्किल बढ़ती रहेंगी और फिर पूरे मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी कोई फैसले करना इस वक्त आसान नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को कोई पता नहीं है इस वक्त क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब हर हाल में असम्बली तोड़ना चाहते हैं। अब इन हालात में बताइए, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, कोई हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कल असम्बली टूट जाती है, कल पंजाब हुकूमत तहरील हो जाती है, तो फिर पेमेंट्स का क्या बनेगा। फिर इसी तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अगर आप देखें, एलसीज खुल नहीं रही, एक्सपोर्ट आपकी बंद होने को जा रही है और ये सियासी बहरान स्टॉक मार्केट को तबाही के एक दाने पर ले आया है। बिल्कुल तबाही के ध्यान पर है। जी मलिक साहब, उस्मान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। उस्मान साहब, जो मुल्क की सियासत में अभी बाज़गश्त हो रही है टेक्नोक्रेट हुकूमत की, टेक्नोक्रेट सेटअप की, तो क्या इसे सिर्फ एक लास्ट वार्निंग समझा जाए सियासतदानों के लिए, या फिर बाकी मामला यहाँ तक पहुंचा सकते हैं? जी उस्मान साहब, सुन पा रहे हैं आप? उस्मान साहब को आवाज़ नहीं आ रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, वो ठीक कीजिएगा। और मलिक साहब हमारे साथ ही शामिल हैं, गुफ्तगू में शामिल हैं। मलिक साहब, आप बात कर रहे थे कि मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं लोग, जो ग्राउंड रियलिटीज़ आप बता रहे थे बिल्कुल वो सबके सामने है। और आपने ये भी बात की कि एट द एंड इसका फ़ायदा किसी ना किसी हद तक आवाम को हो सकता है। देखिए, जब मुल्क में कोई एक हुकूमत होगी, बाख्तियार हुकूमत होगी, सियासी बेचैनी नहीं होगी, इस्तीफों की, असम्बली तोड़ने की बातें नहीं होगी, लॉन्ग मार्च, घेराव जलाओ की हालत नहीं होगी, जब मुल्क के अंदर सड़कों पर सियासत नहीं होगी बल्कि पार्लियामेंट के अंदर या किसी एक इदारे के अंदर बैठकर होगी, तो यकीनी बात है ऐसे मुल्क में फिर सरमायाकारी भी होती है, सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ता है, मुल्क के अंदर मुआशी मामला बेहतर भी होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। होना चाहिए, जमहूरियत को पनपना चाहिए, जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अगर देखें तो इस वक्त इमरान खान साहब ना मानो की जिस जिद पर चले गए हैं, उससे बहरहाल वो या उनके कारकुन इस बात से इत्तेफाक न करें, लेकिन हालत ये है कि वो सियासत को उस जो है इंतहा पसंदी पे ले आए हैं कि जहाँ आप तहलाक का अमल, बातचीत का अमल या मुल्की मामलात के लिए मिल बैठने की बातें शायद अब आप रखती हैं। मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल जो है वो सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह होती है। मलिक साहब आप कह रहे हैं, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं आवाम को इसका फायदा हो सकता है। तज्ज़ियाकार फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है। फवाद, ये जो मुल्क की सियासत में बातें चल रही हैं, एक दफ़ा फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश्त हो रही है, तो क्या जैसे घर के बड़े एक दफ़ा समझा देते हैं बच्चों को, लास्ट वार्निंग दे देते हैं, क्या इसको वो समझा जाए या वाकई मामला यहाँ तक जा सकते हैं? जी फवाद अहमद। जी फवाद को शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मुल्क की सियासत में एक बार फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश्त हो रही है और नसर मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इस पर उन्होंने अपनी मुफस्सिल राय दी है और कहा है कि मामलात जिस नहज तक पहुंचाए हैं सियासतदानों की अपनी कुछ गलतियों की वजह से मामलात यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आवाम को हो सकता है। आप तमाम तज्ज़ियाकारों का बहुत शुक्रिया। इमरान खान चाहते हैं कि आमरीत का दरवाज़ा खुले और वो बैक डोर से एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म बन सकें। ये कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। इमरान खान की पहले जिद और साजिश ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट में बैठे उनके सहूलतकारों की मौजूदगी के दौरान इंतखाबात हों और वो कामयाब हो जाएं। एस्टेब्लिशमेंट से के सहूलतकार हट गए हैं, लेकिन किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी तक मौजूद हैं। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए हैं, ये कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। उन्होंने कहा है कि किसी और इदारे में उनके सहूलतकार मौजूद हैं। अहम खबर है, गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तफ्तीशी ज़राए का दावा है कि गिरफ्तार पुलिस एहलकारों ने अफसरान के सामने एतराफ़ी बयान दे दिया है। जाँ बहक नौजवान के पास से ना तो असलहा मिला और एहलकारों ने अपना सरकारी पिस्तौल दिखाकर आमिर के पास से बरामद होने का दावा भी किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के एहलकारों की फायरिंग से जाबाक होने वाले आमिर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
अल्लाहु अकबर। आमिर बलोच पर फायरिंग करने वाले शाहीन फोर्स के एहलकारों को शारा फैसल पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्जिमान फैसल, शहरियार और नासिर शाहीन फोर्स में तैनात हैं। एहलकारों ने पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक करने का दावा किया था। पुलिस ने अदालत को बताया इब्तिदाई तफ्तीश में एहलकारों का दावा गलत साबित हुआ। मकतूल के लवाहिकीन की इब्तिदाई बयान और CCTV फुटेज हासिल कर लिए। मुल्जिमान के CRO और तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 2 जनवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया है। समाअत पर पुलिस से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जुनेद शाह, न्यू न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की फायरिंग से नौजवान कत्ल हुआ। ऐसे वाकयात मामूल का हिस्सा बनने लगे हैं। कभी पुलिस की जानिब से कानून हाथ में लेने के वाकयात तो कभी शहरी भी नाकों पर ना रुककर गैर जिम्मेदारी दिखाते हैं। गुलिस्तान जौहर में पेश आने वाले वाकये में आमिर हुसैन को घर के अंदर दाखिल होते हुए गोलियां मारी गईं। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद है। नसीम, सबसे पहले ये बताएगा कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और क्या पुलिस ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है? जी, ये मामला है कि शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो सिक्योरिटी नाकों पर भी रुक जाएं और कहीं कहीं शहरियों की गलती होती है तो कहीं पुलिस की गलती है। यही अहम मामला है जिस पर हमने बात करनी है। कराची का इलाका जहां गुलिस्तान जौहर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पुलिस की फायरिंग से एक नौजवान कत्ल हो गया था और ऐसे वाक़यात अब मामूल का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। कभी पुलिस की जानिब से कानून हाथ में लेने के वाक़यात पेश आते हैं तो कभी शहरी भी नाकों पर नहीं रुकते और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। गुलिस्तान जौहर में ये वाक़या पेश आया था और इस वाक़े में आमिर हुसैन को घर के अंदर दाखिल होते हुए गोलियां मारी गई हैं। CCTV फुटेज भी सामने आई है और इसी पर तफसीलात भी जान लेंगे अपने नुमाइंदे से। अभी अहम मामला है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये वाक़या पेश आया था, अफसोसनाक वाक़या कराची में। कराची का ये इलाका है गुलिस्तान जौहर जहां पुलिस ने फायरिंग की थी और उस फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया था। नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, पुलिस क्या कहती है इस हवाले से। जी नसीम। देखिए आयशा, ये बात तो पुलिस ने कल ही कंफर्म कर दी थी कि इस वाक़े में जो पुलिस एहलकार हैं उनकी लापरवाही सामने आई है और पुलिस एहलकारों ने आमिर के ना रुकने पे उस पर फायरिंग की है। होना तो ये चाहिए कि कानून जो कहता है कि अगर आपको किसी ना गिरफ्तार करना है तो उसकी टांग पे गोली मारी जाए अगर वो भागता भी है तो। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे लापरवाही का मुजाहरा किया, उस पर सीधे फायर की जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई है। अगर हम बात करें कराची में पिछले 4 साल की, तो 4 साल में इस तरह के ऐसे वाक़े हुए जिसमें 15 अफराद पुलिस फायरिंग से हलाक हुए हैं। हाल ही में आपको याद होगा 2 साल पहले एक वाक़या हुआ था डिफेंस के अंदर जिसमें एक नौजवान इंसार को पुलिस ने उसकी गाड़ी में फायरिंग करके हलाक कर दिया था। उसमें पूरी पुलिस पार्टी को अपना गिरफ्तार किया गया था, वो जेल गए थे। तो मतलब इस तरह के वाक़े कराची में आम है। हमारी जो बात हुई लोगों से, उनका कहना है कि जो पुलिस एहलकार जो अभी हाल भर्ती हुए हैं उन पर अपना तरबियत नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनको सही निशाना लगाना नहीं आता है। इस वजह से भी ये वाक़े होते हैं। जब तक कराची में इसी तरह के वाक़े में इजाफा हुआ तो उसके बाद पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है। तो पुलिस जो लोग नाके पे खड़े होते हैं, पुलिस एहलकार जो लोगों को रोकते हैं और लोग नहीं रुकते डर के मारे, तो पुलिस उन पर फायरिंग कर देती है। तो इसमें जाली मुकाबले भी होते हैं और असली मुकाबले भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि पुलिस में जो कराची में जो वो जाली मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो ये कल जो लड़का मारा गया बेचारा आमिर हुसैन, ये अपने भाई के घर जा रहा था मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त के साथ। पुलिस इनको रोका था, ये रोका नहीं तो इस पर पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई थी। जी आयशा। ठीक है नसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे मजीद भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं इस हवाले से। वो क्या कहती हैं कि शहरी आखिर नाकों पर रुकते क्यों नहीं हैं? क्या उन्हें कोई खौफ है या फिर क्या मामला है? नफ्सियात क्या कहती है इस हवाले से? डॉक्टर राफिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि शहरी क्यों नहीं रुकते हैं नाकों पर? एक नॉर्मल रूटीन मैटर है, अगर नाकों पर रुक जाएं तो इस तरह के कुछ वाक़यात ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसके अंदर देखें कि हम लोग जो हमारे आम जनरल पब्लिक की परसेप्शन है वो पुलिस से चोरों से ज़्यादा कई दफ़ा डरते हैं। तो मेरा ख्याल में ये जो वाक़या पेश आया है वो नौजवान मोस्ट प्रोबेबली वो डर रहा था और वो नहीं रुका और इसके अंदर जो एक खौफ है पुलिस की तरफ से, क्योंकि अक्सर इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं लेकिन सज़ा नहीं मिलती। पुलिस के एहलकारों को सज़ा मिलनी चाहिए, टाइमली मिलनी चाहिए ताकि लोगों का यकीन बढ़े पुलिस के महकमे पे। और दूसरी बात यह है कि जहां इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ होंगी जनरल पब्लिक में तो लोग पुलिस की जो हदायत है या वो चीज़ है उससे इसलिए भी डरेंगे
कि कई दफा ऐसे वाकयात भी पेश आए हैं कि लोगों को मुलव्वस कर दिया जाता है जिस चीज़ के अंदर वो ऑलरेडी उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कराची और उसके गिरदोनवा में इस किस्म के वाकयात बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पुलिस पहलकारों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनके अंदर एग्रेशन और एंगर इतना ज़्यादा है कि वो अपनी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को यूज़ नहीं कर रहे थे। अगर वो देख रहे थे कि दो शख्स जा रहे हैं तो वो पुलिस एहलकार थे, वो उनको किसी भी तरीके से रोक सकते थे। उसमें गोली चलाना अगर चलाई भी है तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि किसी ऐसी टांग पे लग जाए गोली जिससे वो रुक जाए और आगे ना जाए। जी बिल्कुल साहब। डॉक्टर साहब ये रूल भी है कि टांग पर गोली मारनी चाहिए। चलिए वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये बताइएगा कि कैसे जहन साजी करने की ज़रूरत है ताकि जो पुलिस एहलकार है उनको भी नफ्सियाती तौर पर, क्या आपको लगता है कि गाइड करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, वेलबींग सेंटर्स बनने चाहिए, मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनने चाहिए, काउंसलिंग सेंटर्स बनने चाहिए। और जिस तरह आम पब्लिक की नफ्सियात होती है, इस तरह हमारे पुलिस के महकमे की भी नफ्सियात है। और उसके अंदर यह है कि जब इन लोगों को भर्ती किया जाता है तो उनकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होनी जरूरी है और साथ इनके टेम्परामेंट को देखना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिस तरह की एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की जा सकती है इन लोगों की। और इनके लिए कोई हेल्दी आउटलेट्स होने चाहिए जो कि इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको चैनलाइज किया जा सके। इनके लिए तरबियती कैंप के अलावा इनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। और कुछ इनकी जो इकोनॉमिक जो इनको हम पे करते हैं उस पे जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड ना फील करें। ये वो महकमा है जो कि मेहनत भी बहुत करता है लेकिन इसके साथ साथ बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को दूर करने के लिए भी काउंसलिंग सेशंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस होने चाहिए ताकि ये लोग भी अपने वेलबींग को बरकरार रख सकें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि पुलिस एहलकारों के लिए भी इस तरह की कुछ जहन साजी के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनका एग्रेशन कम करने के लिए होनी चाहिए ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर सकें। और हर भागने वाला शख्स चोर नहीं होता है ताकि इस तरह के आइंदा फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात पेश ना आ सकें। तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया है। कई इलाकों में बादल बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे में सर्दी का राज रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध से भी कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। तवील खुश्क सिस्टम बाय बाय, धुंध की भी छुट्टी होने का इम्कान। बरसाती सिस्टम मुल्क में दाखिल, कई इलाकों में बादल बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी भी अपना रंग दिखाएगी। मौसमियाती माहिरीन की बलोचिस्तान में बाराने रहमत और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि लाहौर में कल हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। एक वेदर सिस्टम जो है वो बुध को इंटर होगा आपके बलूचिस्तान के साउथ से, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा और बलूचिस्तान के नॉर्थ पे थोड़ी सी रेन देने के बाद फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा जो है वो ऊपर चला जाएगा जो कि अच्छी रेन देगा, जिसमें आपके केपी के एरियाज हैं, डी खान है, पेशावर है, बन्नू है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। वादी तिरा में दर्जा हरारत -8, कालाम -7, चित्राल और पारा चिनार में -3 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद धुंध से भी कारोबारी जिंदगी मुतासिर हुए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। धुंध के बाइस मुतादिद परवाजें मनसूख, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़े नाइग्रा फॉल शदीद सर्दी के बायस जम गई है। जमा देने वाली सर्दी के बायस गिनती के चंद सयाही नाइग्रा फॉल देखने आते हैं।